नमस्कार, मैं संदीप सर। क्वेश्चन आंसर के सीरीज में हम लोग आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ में आए हैं। यह क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है और यूपीएससी में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है। जरा देखते हैं प्रश्न क्या है। पहले, व्हाट वेर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। यानी हिंदी में भी देख लेते हैं, सल्तनत काल के दौरान किए गए प्रमुख तकनीकी परिवर्तन क्या थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या था, उन तकनीकी परिवर्तनों ने समाज को किस प्रकार यानी किस प्रकार प्रभावित किया। यहां पर यह बातें लिखी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह आया हुआ है 250 शब्द का है, यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन। यहां पर आप कीवर्ड्स यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे जो आपको कीवर्ड्स मिलेगा वह है, एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और दूसरा है सल्तनत पीरियड में। कि सल्तनत पीरियड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से हुए, और फिर थर्ड है चेंजेस इन्फ्लुएंस इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए या किस प्रकार के परिवर्तन हुए। तीन बातें। चलिए देखते हैं हम लोग इसका उत्तर क्या हो सकता है, और है ना। देखिए, ऐसे प्रश्न में आप सल्तनत पीरियड का चाहे तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपका मन पर है। तो मैं मान लेता हूं कि चलिए फर्स्ट पार्ट आपने इंट्रो दे दिया, मान लेते हैं सल्तनत पीरियड का आपने 20 वर्ड्स में आपने दे दिया कि कब से कब तक था, 20 शब्दों में आपने एक परिचय दिया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं और हम लोग ये बताते हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए गए। यहाँ पर हम बेसिकली इंट्रोड्यूस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए पहला टेक्नोलॉजी पर आते हैं जो इंट्रोड्यूस हुआ। हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं, कृषि क्षेत्र में क्या क्या तकनीकी आई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या परिवर्तन आया नहीं आया। तो सबसे पहला बात था रहट। रहट आया, ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रहट था ये पहले भी था, लेकिन रहट का कोई यदि कहा जाए, जो पहले जितने भी हम लोग को मिडावल एरा से पहले, इसके डिफिनीशन बहुत अस्पष्ट है, बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि सल्तनत पीरियड में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ रहट। रहट क्या है? रहट बेसिकली, जैसे मान लेते ये कुआं है, ठीक है, और ये बहुत डीप आपने देखा है, मैं चाहूँ। और ये क्या होता है कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, जो है ना, और ये बॉक्सेस में ऐसे ये घूमते रहेगा, और यहां से नीचे से ये पानी उठाएगा और ऐसे करके फिर यहां आकर के ये छोड़ देगा, फिर नीचे आएगा। ईच एंड एवरी बकेट जो होता है पानी निकालता है, और ये पानी फ्लोर पर आएगा और यहां से धीरे धीरे ये वाटर एग्रीकल्चर लैंड तक जाएगा। ये है रहट, ठीक है, जो आपने गांव में देखा होगा, एक ऐसे पानी वाला। लेकिन पहले जो हम लोगों का था रहट, जो पहले जो थे कि जो यूज होता था एग्रीकल्चर लैंड में खासकर, रहट टाइप का ही चीज था, लेकिन वो डीप वेल से पानी नहीं निकाल सकता था, यानी कि बहुत ज्यादा गहरे कुओं से निकाल नहीं सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि एक पट्टी लगा करके और उसमें बॉक्सेस को लगा करके बहुत नीचे से पानी ऊपर ले जाया जा सकता था। तो वाजिब बात, ये न्यू टेक्नोलॉजी आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर में ही देख लेते हैं, कुछ और भी बातें। दूसरा पॉइंट है सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया में स्टार्ट हुआ। असल में सिल्क जो था बेसिकली वह चाइना में हुआ स्टार्ट, सबसे पहले चाइना में हुआ था, आपको पता ही है। लेकिन माना जाता है कि सल्तनत पीरियड में आकर भारत में
हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए कि रेशम के कीड़ों से सिल्क का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोडक्शन करने की कला इस पीरियड में सीखी। तो ये भी एक चेंज था, है ना। तो सिल्क प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ये भी एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि ये तो कपड़ा से हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है तो आप इसको ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी एक मापक इकाई थी, या मापक एक तरह से कहा जाए मेजरमेंट यंत्र था, या कहा जाए तकनीक थी। क्योंकि आपको पता ही है कि मीटर से पहले गज आया, और सबसे शुरुआत में जो गज आया उसको गज सिकंदरी कहा गया। और गज सिकंदरी आने से, यानी कि मेजरमेंट का, एग्रीकल्चर मेजरमेंट का एक तरीका, एक यूनिट आने से क्या हुआ कि अब एग्रीकल्चर फील्ड को नापा जा सकता था, उसको मापा जा सकता था। इससे क्या हुआ, किसी भी फार्मर्स का लैंड कितना दूर तक है ये पता चल जाता था। फिर उससे रेवेन्यू कलेक्शन करना भी बहुत आसान हो गया सरकार के लिए। तो गज सिकंदरी एक टेक्निकल चीज था जो आया, ये किसके लिए, एग्रीकल्चर लैंड के मापने के लिए लाया गया था ये, ठीक है। आगे आप और भी चीज देखेंगे, यानी आपने क्या देखा, रहट देखा, आपने सिल्क प्रोडक्शन देखा, आपने गज सिकंदरी देखा, और बहुत सारी बातें और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि कैनाल, नहर। देखिए, नहरों का निर्माण जो है वह भारत में प्राचीन काल में से ही है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन यहां नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं इतना कि एक्सेसिव जो कैनाल का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में वो सल्तनत पीरियड में हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। पहले उतना नहीं होता था। कैनाल बने हैं पुराने में, पहला दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, उसके पीरियड में कैनाल बना। फिर तो उसके बाद आप जानते ही हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में तो बहुत सारे कैनाल बने, ठीक है। तो अब आपने यहां पर देखा, ठीक। अब चलिए आते हैं और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि इन सब से क्या हुआ होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि रहट से क्या हुआ होगा, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ, सिल्क प्रोडक्शन हुआ, है ना, और गज सिकंदरी मेजरमेंट यूनिट आया, और ये इन सब का एक तरह से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट। यहीं पर हम लोग इसका भी इम्पैक्ट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब चीज हुआ, टेक्नोलॉजी आई, इसका समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा बात है कि जब भी आप ये देखेंगे कि मैं एक बात कहूं कि जो ये वाला एरिया है ऊपर वाला, मतलब गंगा यमुना का मैदान, यहां पर पानी काफी नीचे नहीं था, ऊपर था। तो यहां पर तालाब वगैरह से काम हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं आपसे, ये वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट एरिया, यहां पर बहुत डीप वेल थे, पानी बहुत नीचे था, कुआं बहुत गहरा था। लेकिन जब रहट आया तो रहट ने क्या किया, रहट ने यह किया, वैसे मैं बता दूं आपको कि पंजाब वाला एरिया जो खासकर है, पंजाब और इधर नॉर्थ वेस्ट एरिया में, और भी अलबरूनी ने कहा है जाटों को पशुपालक, मतलब ये एनिमल कीपर्स थे, एनिमल हस्बेंड्री वर्क करते थे, ऐसा अलबरूनी कहता है। लेकिन आगे चलकर आपको यह समझ में आएगा कि जो जाट हैं, बेसिकली जो जाट हैं वो आगे चलकर क्या हो जाएंगे, फार्मर्स हो जाएंगे।
या फार्मर कम्युनिटी। इसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? तो रहट का है। क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या हुआ कि वहां पर वेल बहुत नीचे थे, तो वाजिब बात है कृषि उतनी नहीं होती होगी, तो उस एरिया के जो खासकर लोग थे वो क्या करते होंगे? एनिमल हस्बेंड्री करते होंगे। अलबरूनी ने बाकायदा जाटों को जो पोर्ट्रे किया उसने एनिमल कीपर्स के रूप में किया। लेकिन आगे चलकर जाट क्या होते हैं? एक बहुत बड़े कृषक समाज के रूप में डेवलप होते हैं, और उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? रहट का। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं इस बात को। दूसरा पॉइंट है कि चाहे वो रहट हो, चाहे वो केनाल हो, चाहे वो गज है सिकंदरी हो, इन सब से क्या क्या हुआ होगा? तो इन दोनों से यदि कहा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एग्रीकल्चर जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? एग्रीकल्चर जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, और एग्रीकल्चर जब सरप्लस हुआ तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे जो इसने एक बेस के रूप में काम किया, और एग्रीकल्चर जब सरप्लस हुआ तब आप समझ सकते हैं कि अर्बनाइजेशन आता है। क्योंकि जब तक कृषि अधिशेष नहीं होगा, कृषि अधिशेष की स्थिति, इसलिए सल्तनत पीरियड से थर्ड अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, और थर्ड अर्बनाइजेशन में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। वैसे थोड़ा पहले से आता है, 900 के आसपास से शुरू हो जाता है, लेकिन रहट, केनाल, इन सब के आने से क्या हुआ? एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन बढ़ा, इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ा, यानी कि कृषि अधिशेष की स्थिति बढ़ी, और इससे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ। वाजिब बात है, कृषि अधिशेष और अर्बनाइजेशन से क्या हुआ होगा? इससे बहुत सारे चीज हुए होंगे, जैसे हस्तशिल्प उद्योग बढ़ा, तो कारीगर यानी कि बहुत सारे अदर आपको मिलेंगे, उनका स्टेटस बढ़ा, यानी कि शिल्पकार हो, चाहे हस्तशिल्प उद्योग से लगे हुए आर्टिजन्स हो, इन सब का क्या हुआ होगा? स्टेटस इंक्रीज हुआ। इनकी संख्या भी बड़ी होगी समाज में, क्योंकि यदि सभी किसान हो, यदि एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं होता तो सबको एग्रीकल्चर ही करना पड़ता। एग्रीकल्चर सरप्लस का मतलब क्या है? समाज का थोड़ा सा ही वर्ग सबके लिए खेती कर देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, इनहैंस हो रहा है। तो जैसे जैसे इरिगेशन सिस्टम डेवलप अच्छा होता गया, उससे क्या हुआ? उससे बहुत सारे लोग फ्री हो गए फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो अब बहुत बड़ी संख्या में समाज में क्या हुए? शिल्पकार आए और हस्तशिल्प उद्योग वाले लोग आए, इनका रिस्पेक्ट, स्टेटस भी बढ़ा समाज में, और इनकी संख्या भी बढ़ी। आगे चलिए, आपको यह बात पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग पहले इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे, और भी तीसरा पॉइंट पर आते हैं। गज सिकंदरी के बारे में बात था। गज सिकंदरी से राजस्व निर्धारण को तो सही किया गया, यानी रेवेन्यू का जो डिसाइड था वो सही किया गया, लेकिन साथ ही साथ जब मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा तरीका डेवलप हुआ तो इससे क्या हुआ? डिस्प्यूट्स इन द सोसाइटी, उसको कम किया गया। खासकर किस चीज का? एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्यूट। एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्यूट जो था, जो बार बार हो जा रहा था समाज में, उसको कम किया गया, क्योंकि अब आपके पास एक प्रॉपर मापने का तरीका, मेजरमेंट का तरीका आ गया। गज सिकंदरी आगे आया, सिकंदर लोदी के समय में आया, लेकिन यहां पर
अब आते हैं हम लोग एक और पॉइंट पाते हैं तकनीक परिवर्तन में। अब आते हैं हम लोग कपड़ा या वस्त्र, क्लोथ्स में आकर तो आपको दिखेगा चरखा। चरखा भी तुर्कों का ही देन है। फुतहुस सलातीन में पहली बार चरखा का नाम मेंशन्ड होता है। देखिए, चरखा से कपड़ा बनने में तेजी नहीं आया है। कपड़ा, चरखा बेसिकली क्या कहता है? सूत। सूत काटने के लिए चरखा आया है, तो सूत बनाना बहुत तेजी से शुरू हो गया। ये इनडायरेक्ट वे में कपड़ा उद्योग को सपोर्ट करता है, इसको समझिए इस बात को। ये कपड़ा बनाने की मशीन नहीं थी, ये सूत काटने की मशीन थी। इससे पहले क्या था? आदमी अपने हाथों से, है ना, करते थे। एक डंडा जैसा होता था, उसी से करते थे। बहुत समय लगता था कॉटन से उस थ्रेड को बनाने में। थ्रेड बनाने की ये मशीन है, सूत बनाने की मशीन थी। लेकिन चरखा आने से कम इतना जरूर हुआ कि इसने कुछ काम जरूर किया। कपास उत्पादन बढ़ा। कपास उत्पादन को इसने इनकरेज किया होगा, तो कपास फार्मर, जो कॉटन फार्मर है, जो कॉटन फार्मर्स थे, उनकी स्थिति में सुधार आया। वो ज्यादा स्टेटस वाले हुए। फिर इसने एक और काम किया होगा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। को प्रमोट किया होगा, क्योंकि जब दूसरे को लाभ मिलेगा तो कुछ लोग फिर उसकी तरफ भागे होंगे समाज के। हम भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, कॉटन बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं। तो चरखा ने कम से कम इतना किया। तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इससे कुछ कपड़ा उद्योग को भी बल मिला होगा, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग को बल मिला, तो इससे जुड़े हुए जितने भी लोग समाज में होंगे, समाज में इनसे जुड़े कपड़ा उद्योग, चाहे बुनकर हो, वेवर्स हो, चाहे कपड़ा बनाने वाले लोग हो, तो इनका समाज में क्या हुआ होगा? स्टेटस बढ़ा होगा। इनका समाज में स्टेटस बढ़ा होगा चरखा के आ जाने से। साथ ही साथ सिल्क प्रोडक्शन भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा। तो इन दोनों से क्या हुआ होगा? ये दोनों, क्योंकि सिल्क बनाने की तकनीक हमारे पास सल्तनत पीरियड के बाद ही एक तरह से आई। सल्तनत पीरियड में हमें पता चला शुरुआती दौर में कि सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाया जा सकता है। तो जब ये दोनों मिला होगा तो वाजिब बात है, जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए जितने भी शिल्पकार होंगे उनका समाज में स्टेटस बढ़ा होगा, आमदनी बढ़ी होगी उनकी। और वाजिब है कि इसने भी नगरीकरण को बल दिया होगा। इसने भी नगरीकरण को बल दिया होगा। यानी अब आपको आते हैं, यानी आपने क्या देखा, ध्यान रखें यहां पर कि, हाँ 1 मिनट, हाँ आपने जो देखा कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन बढ़ा हट और कैनाल वगैरह के कारण, तो मैंने यहां पर क्या कहा था कि इसने अर्बनाइजेशन को बल प्रदान किया। तो एक बार यहां पर अर्बनाइजेशन को बल स्ट्रेंथन हुआ। दूसरा, आपने यह भी देखा कि जैसे जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में चरखा और सिल्क वगैरह आते हैं, इसने भी क्या किया? अर्बनाइजेशन को बल दिया, है ना। तो याद रखेंगे ये सेकेंड पॉइंट यहां पर। और वाजिब बात है कि शिल्पकार जो है, जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, उनको भी इनहेंस किया, उनके पोजीशन को। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ और चीजें भी जो आई होगी सल्तनत पीरियड में, जरा उसको भी देख लेते हैं। सल्तनत पीरियड में कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे सिक्का, कॉइन्स, और कॉइन्स भी बहुत भारी मात्रा में बने, है ना, हैवी अमाउंट में। और हैवी अमाउंट में जब कॉइन को इशू किया गया, असल में बेसिकली ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रेड इनहेंस होगा, ट्रेड और बढ़ेगा। हम लोग देखते हैं ट्रेड के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसा आया जिसने ट्रेड को इनहेंस किया। लेकिन मान लेते हैं
कि ट्रेड बहुत अच्छा था उस पीरियड में। अभी फिलहाल अर्बनाइजेशन तो अच्छा है ही, और अर्बनाइजेशन ने ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ाया, और खासकर फॉरेन ट्रेड, और हैवी अमाउंट में सिक्के इस पीरियड में इशू भी किए गए थे भी, खासकर चांदी के सिक्के। बर्नी कहता है एक बात इस पीरियड में कि कुछ अमीरों का हैसियत, देखो समाज में जो अमीर वर्ग, जो जो नोबल क्लास थे, उनको अमीर कहा जाता था, और ये जो अमीर थे, बर्नी कहता है कि उनके पास में इतने कॉइन्स आ चुके थे कि वो सुल्तान को भी ब्याज पर पैसा दे सकते थे, अमीर साहूकार। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे यदि सिक्कों की संख्या मार्केट में बढ़ी, मॉनेटरी बहुत ज्यादा बढ़ा, उसका एक प्रभाव यह रहा कि बहुत सारे अमीर हों चाहे साहूकार हों, उनके पास बहुत सारा पैसा आया, चांदी, और ये समाज में बहुत ताकतवर वर्ग जो क्लास था उस रूप में डेवलप हुए। ठीक है, साहूकार हो चाहे वो अमीर हो, इन तक पैसा पहुंचता था, है ना। और क्योंकि इस पीरियड में एक चीज गौर करेंगे, इससे पहले वाले पीरियड में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वगैरह थे, उनको लैंड दिया जाता था पेमेंट के एवज में, पेमेंट के बिहाफ में लैंड। लेकिन इस पीरियड में अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा है, ट्रेड बहुत अच्छा है, तो पूरे का पूरा सिस्टम क्या है, मॉनेटरी है, यानी मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, मुद्रा बहुत सारा था, और इससे समाज में क्या हुआ, बहुत सशक्त वर्गों का उदय हुआ। ऊपर देखेंगे जो शासन से जुड़े हुए लोग थे, उनको, उनमें ताकतवर वर्ग जो था वो अमीर था, जो व्यापार से जुड़े हुए वर्ग थे साहूकार, इनके पास बहुत पैसा आया। तो एक बात ये भी देखेंगे यहां पर। अगला पॉइंट है, एक बात और यहां पर देखेंगे कि दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, इसको, इसका जो नाम है वो देख लीजिए, चुंबकीय कुतुबनुमा, चुंबकीय कुतुबनुमा कहा गया था। आपको याद होगा, आपने मूवी में भी कई बार देखा होगा कि जो क्या कहता है, जहाज शिप वगैरह में, आप तो ओशियन में है, आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता नॉर्थ है कौन सा साउथ है। हाँ, सूरज देख करके लोग पहले पता लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इस पीरियड में आकर के एक न्यू टेक्नोलॉजी आई, वो था डायरेक्शन बताने वाला एक मैग्नेटिकल कंपास। आप इसको मान सकते हैं मैग्नेटिकल कंपास। और इससे क्या हुआ, इससे सी ट्रैवल करना आसान हो गया। आसान हुआ, सी ट्रैवल करना आसान हुआ, तो सी ट्रेड बढ़ा, और सी ट्रेड बढ़ा तो इसने किसमें हेल्प किया, इसने भी अर्बनाइजेशन में हेल्प किया, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को पावरफुल बनाया। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को इन्होंने क्या किया, बहुत ही पावरफुल बनाया। फिर इस पीरियड में आपको एक और प्रॉब्लम आपको पता चलेगा, एक टेक्नोलॉजी आई थी, शराब बनाने की तकनीक में परिवर्तन। एक न्यू टाइप का शराब बनाने की तकनीक आई थी, जिसको आप फर्मेंटेशन के थ्रू शराब बनाना है ना। इसका पहले लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, शराब पहले भी बनता था, मदिरा पहले भी बनती थी, लेकिन लोगों को उतना ज्ञान नहीं था। अब फर्मेंटेशन थ्रू प्रोसेस के थ्रू और डिस्टिलेशन का सहारा लेते हुए शराब बनाने की एक तकनीक आई। समाज पर इसका निसंदेह प्रभाव पड़ा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक आपने दिशा सूचक यंत्र में देखा, क्या देखा, कंपास आया, ट्रेड इनहेंस हुआ होगा, इससे अर्बनाइजेशन से बढ़ा समाज में, और ट्रेडर और मर्चेंट्स बहुत पावरफुल हुए। वाजिब बात है, इसने डिमांड भी जनरेट किया ही होगा।
ठीक है, शराब बनाने की तकनीक से शराब का प्रोडक्शन बढ़ा, इससे जुड़े हुए लोगों की क्या हुआ, समाज में अब धीरे धीरे बहुत सारे मदिरालय बनेंगे, शराबियों की संख्या तो बढ़नी ही है। ठीक है, चलिए आगे सर, है ना, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक आध पॉइंट देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में। एक और पॉइंट है कागज का आविष्कार। वैसे कागज का तो आविष्कार चाइना ने किया था, लेकिन कागज जो भारत में आया वह कहा जाए तो सल्तनत पीरियड में आया, क्योंकि इल्तुतमिश ने भी अपने दौर के अंतिम वक्त में कागज का जिक्र किया है और कुछ मिलता भी है उनका कागज पर। तो सॉरी इल्तुतमिश नहीं, अमीर खुसरो, मैंने बेसिकली अमीर खुसरो के बारे में कहा। तो कागज आया, कागज आने से बहुत बड़ा चीज आया, इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग आगे बढ़े, इससे जुड़े हुए शिल्पकार का प्रोग्रेस हुआ। कागज एक नए प्रकार का क्या कहा जाएगा उसको, उद्योग विकसित हुआ। ठीक है, कागज उद्योग, इसने कई लोगों को रोजगार दिया होगा, कई लोगों को इसने क्या किया होगा, रोजगार उपलब्ध कराया होगा। फिर इसमें एक तरह से बाइंडिंग भी और जिल्दसाजी भी होती थी। कुछ लोग बाइंडिंग के लिए होते थे, कैसे बाइंडिंग करना है, जिल्दसाजी मतलब कवर कैसे बनाना है, उसके लिए भी लोग होते थे। तो विभिन्न विभिन्न तरीकों से क्या किया, इसने रोजगार भी डेवलप किया होगा। और फिर कागज के आने से बहुत सारा चीज आया होगा, पेंटिंग को इसने, कला को, खासकर पेंटिंग को इसने डेवलप किया होगा या उसके डेवलपमेंट में एक रोल होगा। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का प्रसार। पहले क्या था, पहले हाथ से बने हुए चीजों, यानी कि पहले ताम्रपत्र या किसी चीज पर लिखाता था, अब वो हर तक तो प्रोसेस उतना पहुंचता नहीं था। कागज आ जाने से अब ये इजी हो गया कि जो ज्ञान यानी कि जो नॉलेज जो केवल कुछ सीमित लोगों के पास में था, जिनके पास बहुत पैसा था, वो एफोर्ड कर सकते थे, वो ताड़पत्र पर लिखा हुआ, वो है ना, वो वुडन पर कुछ लिखा हुआ चीजें उनके लिए स्पेशली मंगाई जाती थी, वो पढ़ते थे। लेकिन कागज के आने से क्या हुआ, वो सस्ता हुआ, नॉलेज सस्ता हुआ। अब कॉमन मैन भी नॉलेज को एफोर्ड कर सकता था और वो वहां तक नॉलेज पहुंच सकता था। तो कागज का एक, और फिर साथ ही साथ मैंने कहा कि कागज से जुड़े हुए उद्योग, उससे संबंधित बाइंडिंग, चाहे जिल्दसाजी का उद्योग हो, उससे भी उद्योग बढ़ा, इसने एम्प्लॉयमेंट को भी निसंदेह बढ़ाया होगा। चलिए आगे आते हैं। आगे कंस्ट्रक्शन में आइए, यानी कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले जो था बीम एंड लिंटर स्टाइल था, अब क्या आ गया, डोम, आर्क एंड मीनार स्टाइल। डोम का मतलब गुंबद, आर्क का मतलब मेहराब, मीनार का मतलब तो मीनार ही हो गया, है ना। गुंबद तो आप जान रहे हैं, मेहराब यानी आर्क मतलब ये हुआ। तो ये सब चीजें जो आई, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी था। और इसमें जो सामान यूज हो रहा था, खासकर प्लास्टर में, जैसे जिप्सम, जहां पर वाटर लीकेज की बात थी, वहां पर चूना को प्लास्टर में डाला जा रहा था। ज्वाइंट करने के लिए, दो ब्रिक्स को ज्वाइंट करने के लिए मोटार का प्रयोग किया जा रहा था। फिर जितने भी महल बने, वो रेड सैंडस्टोन, खासकर खिलजीज ने रेड सैंडस्टोन को बनाया। ये रेड सैंड स्टोन का यूज किया, मार्बल का यूज हुआ। तो ये इस पीरियड में एक तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अब आर्क एंड डोम स्टाइल आ गया, जिसको इस्लामिक स्टाइल भी कहते हैं। मटेरियल में भी परिवर्तन हुआ, रेड सैंडस्टोन सबका यूज ज्यादा हुआ, पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन मोटार का प्रयोग हो रहा है, जिप्सम एंड चूना का प्रयोग हो रहा है फॉर प्लास्टरिंग। तो इस पीरियड में जो मटेरियल है, जब आप उसको देखेंगे, चाहे वो रेड सैंडस्टोन, चाहे जिप्सम या चूना या मार्बल, और जब आप इसके आकार को देखेंगे, साइज को देखेंगे, तो ये बहुत बड़े बड़े साइज में बनाया गया, कोई छोटे मोटे साइज में नहीं बनाया गया। मतलब
इसका यदि आप शेप देखेंगे, शेप एंड प्लस मटेरियल, इसको देख करके आपको साफ पता होगा कि मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज है, और वह ऐसा नहीं है कि सामने में कहीं पर उठा करके ले आओ। तो इससे क्या हुआ होगा, इसका शेप बताता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता होगा, तो रोजगार बहुत सारा मिलेगा, इंप्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा, क्योंकि इसका शेप बताता है। दूसरा मटेरियल, मटेरियल कोई ये नहीं था कि बगल से ही मटेरियल आप उठा करके ले आओ तो हो जाएगा। कोई पता लगा चुनार से रेड सैंडस्टोन आ रहा है, राजस्थान से मार्बल आ रहा है, चूना आ रहा है कहीं और से, तो इससे क्या होता है, इससे कनेक्शन बिटवीन एरियाज हुआ। सच्चाई यह है कि सल्तनत, इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, सल्तनत के कल्चर को एक्सपेंड किया पूरे भारत में, बहुत बड़े क्षेत्र में एक कनेक्टिविटी डेवलप किया गया, एक कनेक्शन डेवलप हुआ। जब यहां के लोग वहां तक सामान ले जा रहे हैं, वहां से फिर यहां आ रहे हैं, जाता तो होगा ही। तो जब इतने बड़े बड़े आकार के बिल्डिंग बन रहे थे, तो उससे क्या हुआ, उस और मटेरियल का, इससे एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक एकता स्थापित हुई। सामाजिक एकता कैसे हुआ, क्योंकि मटेरियल बहुत दूर दूर से आ रहा था, बहुत लोगों की सहभागिता चाहिए थी, उससे समाज एकजुट होता है। शेप एंड साइज ये बताते थे कि रोजगार बहुत लोगों को मिला होगा, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, बहुत सारे उद्योग जब आगे गए, आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में दास ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, स्लेव ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड % इसमें कोई शक नहीं है कि दासों का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा इस पीरियड में, प्रोडक्शन लाइन में। ये पहले नहीं था। भवन निर्माण हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर के दिल्ली के आसपास 1200 के आसपास गार्डन्स बनाए थे, और वहां पर स्लेव को लगाया था। कई कारखाने बने, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था। कपड़ा उद्योग हो, वो बढ़ रहा है चरखा के आने से, सूती वस्त्र सिल्क बनाने की तकनीक आने से भी उद्योग बहुत सारे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे नए नए टाइप के क्राफ्ट आ रहे हैं। तो यह माना गया कि इसमें क्या सारे लोग जितने भी इसमें थे, काम कर रहे थे, क्या वो सारे लोग प्रॉपर एम्प्लॉयड थे? तो माना यह गया कि नहीं, प्रॉपर एम्प्लॉयड नहीं थे, इसमें बहुत सारे स्लेव्स को लगाया गया था। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि स्लेव्स का इस पीरियड में टेक्नोलॉजी के चेंज आने से एक चीज जरूर हुआ, वो यह हुआ कि स्लेव्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब वह डोमेस्टिक यूज के लिए केवल नहीं रहे, अब वो प्रोडक्शन लाइन के साथ जुड़े इस पीरियड में, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद। दूसरा पॉइंट, बहुत सारी चीजें आपने देखा, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो ट्रेड से हो, या अदर कोई भी चीज हम लोगों ने पहले जो पढ़ा, सबसे आपने क्या देखा होगा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा। और जब नगरीकरण बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए, जो नगर होते हैं, क्योंकि नगर से ही नगरीकरण हुआ है, जो नगर होते हैं ना सर, वह प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट करने को तैयार होता है। प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील विचारधारा। तकनीकी में परिवर्तन से जो जिसने इनहेंस किया अर्बनाइजेशन को, उससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन आया। और अर्बनाइजेशन हमेशा सपोर्ट करता है किसको, प्रगतिशील विचारधाराओं को। और इसका बहुत बड़ा रोल रहा इन द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति। जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन इतना बहुत तेजी से आगे बढ़ा और डेवलप हुआ,
माना जाता है कि उसके लिए सिनेरियो भी तो होना चाहिए, कि इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए। ठीक है, किसी ने शुरू किया लेकिन उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो कुछ दिन चल करके रुक जाएगा। लेकिन आपको पता है पूरे मिडावल पीरियड, सल्तनत पीरियड तो था ही, पूरे मिडावल पीरियड में भक्ति मूवमेंट चला। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे एक मेजर कारण यह था कि सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो अर्बनाइजेशन जो डेवलप ज्यादा हुआ, उसने प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ने के में योगदान दिया। और भक्ति सर कंजर्वेटिव था नहीं है, भक्ति रूढ़िवादी संकल्पना नहीं थी, भक्ति बहुत ही प्रगतिशील बात था। भक्ति का मतलब मैंने बताया भी था, कई बार बताया हूं, भक्ति एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मध्यस्थ को नकार दिया गया। कहा गया ईश्वर और व्यक्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित हो सकता है और किसी भी रूप में आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे चीजें जो थी वो पहले से बहुत आगे की बातें थी और वो तभी हो सकता था जब वहां पर नगरीकरण हो। ग्रामीण समाज हमेशा रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज को लेकर चलता है, कम से कम उस समय के परिप्रेक्ष्य से तो समझा ही जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कई चीजें, आपने प्रकाश में देखा कि कई चीजें परिवर्तित हुई और समाज पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, आपने यह भी देखा। उम्मीद है कि और भी कुछ चीजें जरूर होंगी। मैं ये कभी गारंटी नहीं लेता हूं कि जो मैंने बता दिया वही पूरा है, हो सकता है कुछ एस्पेक्ट में से भी छूट गया हो। जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि सर आपने क्या छोड़ा और क्या क्या चीज इसमें और ऐड हो सकता था। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक नमस्कार।